हेलो एवरीवन, दिस इज़ इग्नाइटेड सोल। आज हम एक नई कविता के साथ आए हैं जिसका नाम है टिथोनस। इसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखा गया है। ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1833 में टिथोन के नाम से, और इसे कंप्लीट किया गया था 1859 में। यह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसमें टिथोनस नाम के राजकुमार ने ऑरोरा नाम की गॉडेस को एड्रेस किया है, जो कि गॉडेस ऑफ द डॉन है। गॉडेस ऑफ द डॉन को ईओस के नाम से भी जाना जाता है, ऑरोरा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीक माइथोलॉजी में बताया गया है कि टिथोनस जो थे ये जन्म से ट्रोजन थे। जन्म से क्या थे? ट्रोजन। ट्रोजन किनको कहा जाता है? जो लोग ट्रॉय में रहते हैं। और ये किंग लाओमेडॉन के बेटे थे, जो कि ट्रॉय के राजा थे। ईओस या ऑरोरा ग्रीक गॉडेस ऑफ द डॉन मतलब कि भोर की देवी थी, जिन्होंने गैनीमीड नाम के व्यक्ति और टिथोनस को, इन दोनों को रॉयल हाउस ऑफ ट्रॉय से एब्डक्ट कर लिया था। क्या कर लिया था? एब्डक्ट कर लिया था, मतलब किडनैप कर लिया था, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही खूबसूरत थे। ठीक, तो इनको वो अपना दास बना लेना चाहती थी या सेवक बना लेना चाहती थी। ये दोनों नवयुवक बहुत ही बलशाली थे, दिल के बहुत ही अच्छे थे। तो इन्होंने इन दोनों को किडनैप करके स्वर्ग ले गई। वहाँ पे ज्यूस को जब पता चलता है कि गैनीमीड और टिथोनस नाम के दो सेवक, जो कि बहुत ही बलशाली और ईमानदार भी हैं, उन्हें गॉडेस ऑफ द डॉन ने अपने लिए किडनैप कर लिया, तो ज्यूस भी सोचते हैं कि मैं भी इनमें से एक को गॉडेस से मांग लूँ। लेकिन वो ये भी जानते थे कि गॉडेस इसे देंगी नहीं, तो वो क्या करते हैं कि गैनीमीड को चोरी कर लेते हैं। कौन? ज्यूस गैनीमीड को चुरा लेते हैं गॉडेस ऑफ द डॉन से। लेकिन जब गॉडेस ऑफ द डॉन को ये बात पता चलती है, तो वो ज्यूस के पास आती हैं और इसके बदले में वो एक रीपेमेंट, मतलब कि इसके बदले में वो कुछ मांगती हैं। तो ज्यूस कहते हैं जो तुम्हारी इच्छा मैं वो दे दूँगा। तो ये ज्यूस से टिथोनस के लिए इमोर्टैलिटी मांग लेती हैं। अब हम इसके बाद की कहानी अपने पोयम में देखेंगे। अब हम अपनी पोयम शुरू करते हैं, जिसका नाम है टिथोनस। The woods decay and fall. The vapors sweep their burthen to the ground. Man comes and tills the field and lies beneath. And after many a summer dies the swan. यहाँ पर टिथोनस कह रहा है कि वो इतने लंबे समय से जिंदा है कि उसने अपने सामने कई सारे वृक्षों को मरते देखा है, पूरे के पूरे जंगल को मरते देखा है। यहाँ पे वुड्स का दो मतलब है। पहले वुड्स का मतलब है कि जो लकड़ियाँ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो सूख रहे हैं, वो सड़ रहे हैं, डीके कर रहे हैं। दूसरे वुड्स का मतलब जंगल से है। तो मतलब कि पहले लकड़ियाँ सड़ती हैं, फिर वो पूरा जंगल ही फॉल कर जाता है। और फिर वो कहते हैं द वेपर्स वीप देयर बर्टन टू द ग्राउंड, मतलब कि यहाँ तक कि जो वेपर्स, जो मतलब पृथ्वी से जो वेपर्स उठी थी, वो भी अपना बर्टन, मतलब अपना बर्डन, ये विक्टोरियन इंग्लिश है, बर्डन का ही फॉर्म है ये। तो अपना बर्डन वो नीचे गिरा देते ग्राउंड पे, मतलब कि बारिश हो जाती है, बादल बनते हैं उसके सामने और वो बारिश करके चले जाते हैं, वो भी चले जाते हैं। मैन कम्स एंड टील्स द फील्ड एंड लाइज बीनीथ, मतलब कि इंसान आता है अपने हल से या अपने बैलों से अपने खेत को जोतता है, और फिर उसके बाद उसी के अंदर ही, उसी मिट्टी में जिसको जोतता है, वो उसी में मिल जाता है। एंड आफ्टर मेनी ए समर डाइज द स्वान, और कई सारे गर्मियों के बाद जो स्वान है, जो हंस है, वो भी मर जाता है। मी ओनली क्रूएल इमोर्टैलिटी कंज्यूम्स, I wither slowly in thine arms here at the quiet limit of the world, a white-haired shadow roaming like a dream. The ever silent spaces of the east, far folded mists and gleaming halls of morn. यहाँ पे ये कहते हैं कि ये सब तो मर रहे हैं और इनकी जगह पे नए लोग आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरा क्या? मी ओनली क्रूअल इमोर्टैलिटी कंज्यूम्स, मुझे तो डेथ कंज्यूम नहीं करे, मेरे को तो खाली ये इमोर्टैलिटी, क्रूअल इमोर्टैलिटी, ये
क्रूर अभिशाप, मतलब उसके लिए देखिए इमोर्टैलिटी जो है वो अभिशाप है, अमरता का अभिशाप मुझे कंज्यूम कर रहा है, मुझे खा रहा है दिन पर दिन। आई विदर स्लोली इन दाइन आर्म्स, मतलब कि मैं धीरे धीरे आपके या तुम्हारे हाथों में वितर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? वितर। वितर का मतलब क्या होता है? बूढ़ा हो रहा हूँ, बेसिकली कमज़ोर हुआ जा रहा हूँ, लाचार हुआ जा रहा हूँ दिन पर दिन। Here at the quiet limit of the world, a white-haired shadow roaming like a dream. Here at the quiet limit of the world का क्या मतलब है? Quiet limit से इनका मतलब है ईस्ट से, ईस्ट जो आपकी पूरब की दिशा है उससे इनका मतलब है, क्योंकि जो डॉन की देवी है ऑरोरा, वो कहाँ से निकलती है? पूरब से निकलती है। और उन्होंने इसमें क्वाइट लिमिट क्यों कहा है? क्योंकि भाई आप जब भी ध्यान दो, जो भोर का समय है वो काफ़ी शांत होता है। भोर का समय बहुत शांत होता है एकदम, मतलब शीतल ठंडी हवा होती है और सब कुछ, सारा वातावरण काफ़ी शांत होता है। तो इसलिए उन्होंने ये लाइन यूज़ किया कि हियर एट द क्वाइट लिमिट ऑफ द वर्ल्ड अ वाइट हेयर्ड शैडो रोमिंग लाइक अ ड्रीम। वो कहते हैं कि एक सफ़ेद बालों वाला शैडो, परछाई मेरे सपनों में घूम रही है। ये क्यों वो कह रहे हैं? क्योंकि वो खुद की दशा को दर्शा रहे हैं कि मतलब कि अब ये जो शैडो है, मतलब कि ये भी बूढ़ी हो चुकी है, अब तो इसे मर जाना चाहिए, लेकिन अभी भी ये बूढ़ा हो के भी इधर उधर भटक रहा है। ठीक है, जैसे आत्माएं भटकती हैं जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, भटकती हुई आत्मा। ठीक, अब आगे है कि द एवर साइलेंट स्पेसेस ऑफ द ईस्ट फार फोल्डेड मीस्ट एंड ग्लीमिंग हॉल्स ऑफ मॉर्न। अब यहाँ पे भी देखिए बड़ी अजीब सी, मतलब कि सार्केज़म भी है, तो या सार्केस्टिक टोन में इन्होंने बोला है कि द एवर साइलेंट स्पेसेस ऑफ द ईस्ट, मतलब कि जो ईस्ट की जगह, मतलब ये जो पूर्वी जगह है, ये हमेशा ही शांत रहता। फार फोल्डेड मिस्ट, यहाँ से मैं दूर कहीं हॉरिजन पे मैं देख सकता हूँ कि मिस्ट, मतलब कि धुंध उठ रही है। एंड ग्लीमिंग हॉल्स ऑफ मॉर्न, और ये जो महल है, जो महल है किसका? गॉडेस ऑफ द डॉन का, जो ग्लीम चमक रहा है। लेकिन ये मॉर्न का मतलब ग्लीमिंग हॉल्स ऑफ मॉर्न, मतलब कि ये इतना आलीशान महल सब कुछ है, लेकिन ये मॉर्न मतलब यहाँ पे दुख ही दुख है। इतना खूबसूरत है, इतना आलीशान है, फिर भी यहाँ दुख ही दुख है। तो मतलब कि यहाँ पे ये जो ईस्ट है, जो पूर्वी जगह है जहाँ पे महल है गॉडेस ऑफ द डॉन का, ये बहुत ही शांत है। यहाँ ये चमकदार है, ये महल पूरा बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसमें दुख ही दुख भरा हुआ है। और फार फोल्डेड मिस्ट से ये भी मतलब है कि उन्हें अब कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, मतलब कि दूर दूर तक खाली मिस्ट ही मिस्ट है और उन्हें कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है कि अब आगे क्या होगा। अब हम अगली लाइन से शुरू करते हैं। Alas for this grey shadow, once a man, so glorious in his beauty and thy choice, who madest him thy chosen, that he seemed to his great heart none other than a god. I ask thee, give me immortality. अब यहाँ पे जो हमारे तिथोनस हैं वो कहते हैं कि अल्लास फॉर दिस ग्रे शेडो, अब वो खुद की वृद्धावस्था पे दुख जता रहे हैं। और अल्लास जो वर्ड है ये काफ़ी गहरे दुख को दर्शाता है। अल्लास फॉर दिस ग्रे शेडो मतलब बहुत बुरी बात है इस ग्रे शेडो के लिए, इस स्लेटी रंग के आत्मा के लिए, बेसिकली वही विथर्ड मतलब कमज़ोर और बूढ़े शरीर के लिए। वंस अ मैन, जो कभी एक मर्द हुआ करता था, सो ग्लोरियस इन हिज ब्यूटी, जिसके सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। एंड दाई चॉइस, और जो कि खुद देवी का चुना हुआ था। दाई चॉइस मतलब यहाँ पे वो गॉडेस ऑफ द डॉन का एड्रेस कर रहे हैं। हु मेडेस्ट हिम दाई चोजन दैट ही सीम टू हिज ग्रेट हार्ट नन अदर देन अ गॉड। जो गॉडेस ऑफ द डॉन हैं उन्होंने तिथोनस को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही बलशाली था, साथ ही साथ उसका जो दिल था वैसा दिल भगवान के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने तिथोनस को चूज़ किया। आई आस्क दी गिव मी इमोर्टैलिटी। अब यहाँ पे तिथोनस ही बोलता है गॉडेस ऑफ द डॉन से कि आई आस्क दी, मैंने आपसे पूछा या आपसे कहा कि गिव मी इमोर्टैलिटी, मुझे अमरता प्रदान कीजिए, अमरता का वरदान प्रदान कीजिए। नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे कि यहाँ पे इनको इमोर्टैलिटी का वरदान तो मिल जाता है तिथोनस को, ठीक,
लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ब्लंडर हो जाता है। थोड़ा सा क्या, वो ब्लंडर छोटा होता है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। क्योंकि जो इमोर्टैलिटी का वरदान है वो डायरेक्ट जो गॉडेस है वो नहीं दे सकती। उनके पास उतने पावर्स नहीं है कि वो इमोर्टैलिटी का वरदान किसी को भी देते। उसके लिए उन्हें ज्यूस से परमिशन लेनी पड़ी। तो ज्यूस शुरू में मना करते हैं कि ऐसा ये एक तुच्छ से व्यक्ति को हम कैसे इस तरीके का वरदान दे सकते हैं, वो भगवान के बराबर हो जाएगा उसे अगर वो इमोर्टल हो जाएगा तो। लेकिन वो मान जाते हैं और वो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है ले लो। मतलब वो ऐसे कहते हैं जैसे कि कोई एक अमीर व्यक्ति हो जिसके पास कोई पैसे मांगने आए। जैसे अब किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, उससे कोई 100 रुपये 200 रुपये मांगेगा, वो बिल्कुल आराम से दे देगा, उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि समंदर से किसी ने एक बाल्टी पानी निकाल ली तो समंदर को क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ उसी तरीके का। तो वही यहाँ पे लिखा गया, देन डिडस्ट दाउ ग्रांड माइन आस्किंग विथ अ स्माइल लाइक अ वेल्दी मैन हु केयर नॉट हाउ दे गिव। मतलब कि मैंने जैसे पूछा, आपने एक स्माइल हल्की सी की, फिर आपने दे दिया। मतलब इतने आराम से दे दिया जैसे कोई अमीर आदमी अपने पैसे तो थोड़े बहुत किसी की भी मदद करने के लिए दे देता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट द स्ट्रॉन्ग आर्स इंडिग्नेंट वर्क देयर विल्स एंड बीट मी डाउन एंड मार्ड एंड वेस्टेड। लेकिन यहाँ पे देखिए ये सारी बातें जो हुई हैं ये गॉडेस और ज्यूस के बीच में हुई, लेकिन इसको तिथोनस अपने शब्दों में हमारे सामने व्यक्त कर रहा है। तो बट द स्ट्रॉन्ग आर्स इंडिग्नेंट वर्क देयर विल्स। अब यहाँ पे तिथोनस खुद गॉडेस से कहते हैं कि आप जो मेरे बारे में अच्छा सोच रही थी, मुझे इमोर्टल बनाना चाह रही थी, क्योंकि जो गॉडेस ऑफ द डॉन होती हैं वो तिथोनस से प्यार करती रहती, तो वो चाहती हैं कि तिथोनस हमेशा उनके साथ रहे और वो मरे ना। क्योंकि गॉडेस ऑफ डॉन तो वो गॉडेस है, वो तो हमेशा जिंदा रहेंगे, लेकिन तिथोनस मर जाएगा क्योंकि वो इंसान है। तो ये चाहते थे कि तिथोनस हमेशा उनके साथ रहे। तो इन्होंने बोला कि बट द स्ट्रॉन्ग आर्स इंडिग्नेंट वर्क देयर विल्स एंड बीट मी डाउन एंड मार्ड एंड वेस्टेड मी। कि आपके विल के अगेंस्ट सब कुछ हुआ, आप जो चाहते थे वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मुझे इमोर्टैलिटी तो मिली, लेकिन मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। क्योंकि जो गॉडेस थे उन्होंने ये चीज़, ये परमिशन मांगना भूल गई कि मैं टिथोनस को हमेशा यंग भी मतलब रहने दूंगी, हमेशा के लिए वो जवान ही रहेगा, खूबसूरत ही रहेगा, वैसा ही बलशाली रहेगा। ये वरदान उन्होंने नहीं मांगा, बस उन्होंने इतना मांगा कि टिथोनस हमेशा जिंदा रहे, इसकी परमिशन ली। तो तिथोनस तो हमेशा जिंदा तो रहा, लेकिन वो बूढ़ा होता गया, कमज़ोर होता गया, बीमार ग्रस्त होता गया। और उसके बाद उसके कई सारे मतलब बॉडी में एक्स हर जगह होने लगे, रिंकल्स आ गए, बहुत बदसूरत सा हो गया और कोई काम भी खुद से नहीं कर सकता था, वो बस गॉडेस ऑफ द डॉन के सहारे ही था। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई। तो यही बोलता है कि एंड बीट मी डाउन एंड मार्ड एंड वेस्टेड मी। मतलब कि सब कुछ तो पहले आपके विल्स के अगेंस्ट हुआ, और एक और जो ज्यूस थे वो वैसे भी मुझे ये वरदान नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन आपने ज़बरदस्ती उनको मनवाया। और अब देखिए वो अपना गुस्सा कैसे मुझ पर उतार रहे हैं, वो मुझे मार रहे हैं, वो मुझे कमज़ोर कर रहे हैं। मतलब मार्ड एंड वेस्टेड मी, ठीक है, वो मुझे कमज़ोर कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ अब आगे देखते हैं, एंड दो दे कुड नॉट इंड मी लेफ्ट मी मेम्ड टू ड्वेल इन प्रेजेंस ऑफ इमोर्टल। हाँ, उन्होंने मुझे इतना मारा, सब कुछ किया, लेकिन वो मुझे इंड भी, मतलब वो मुझे ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो इमोर्टल, तिथोनस इमोर्टल है, तो उसे भगवान ख़त्म नहीं कर सकते, बस उसको दुख पहुंचा सकते हैं हम, और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी स्थिति दयनीय बना सकते हैं। तो वही वो बोल रहे हैं कि एंड दो दे कुड नॉट इंड मी लेफ्ट मी मेम्ड टू ड्वेल इन प्रेजेंस ऑफ इमोर्टल यूथ। मतलब कि मुझे ऐसे ही छोड़ दिया विचरण करने के लिए किसके प्रेजेंस में, इमोर्टल यूथ। मतलब कि इमोर्टल यूथ का यहाँ पे मतलब है गॉडेस ऑफ द डॉन, क्योंकि वो तो हमेशा जवान रहेंगी, खूबसूरत रहेंगी, वैसे ही जैसा तिथोनस ने पहली बार उनको देखा था, वो तो वैसे ही हमेशा रहेंगी। तो वो बोलते हैं कि कितनी पीड़ा होती है कि आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, वो हमेशा जवान रहे, हमेशा सब वैसे ही खूबसूरत रहे, वैसे ही चल फिर सके, सब कुछ, लेकिन आप एकदम बिस्तर पे पड़े हुए हैं, बीमार ग्रस्त, रोगग्रस्त, हर जगह आपके शरीर में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, और आप कुछ खुद से कर नहीं सकते, दूसरे के भरोसे आप बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं। इमोर्टल एज बिसाइड इमोर्टल यूथ एंड ऑल आई वाज इन एसेस। अब देखिए ये कह रहे हैं कि इमोर्टल एज बिसाइड इमोर्टल यूथ, मतलब कि मेरी, क्योंकि देखो तिथोनस की जो एज है वो इमोर्टल है, मतलब तिथोनस हमेशा जिंदा तो रहेंगे, लेकिन बूढ़े रहेंगे, बूढ़े होते जाएंगे धीरे धीरे, और बूढ़े होते जाएंगे, लेकिन जिंदा हमेशा रहेंगे। जबकि इमोर्टल यूथ बिसाइड इमोर्टल यूथ है, जबकि उनके बगल में, उनके साथ ही साथ जो गॉडेस ऑफ द डॉन है वो हमेशा जवान रहेंगी, हमेशा खूबसूरत रहेंगी, और साथ ही साथ इमोर्टल तो रहेंगी।
एंड ऑल आई वाज इन एज, वो कहते हैं कि मैं तो राख, बस जैसे एक राख बची रह जाती है। जैसे देखिए कभी एक जो तना होता है पेड़ का, लकड़ी जो होती है वो कभी एक खूबसूरत पेड़ का हिस्सा होती है, हरी भरी होती है, सब कुछ होता है, फिर धीरे धीरे वो बूढ़ी होती है, धीरे धीरे बूढ़ी होती है, फिर उसके बाद उसको काट दिया जाता है और काट के उसका टिम्बर, मतलब उसको सुखा के टिम्बर बनाया जाता है, फिर वो राख में कन्वर्ट हो जाती है, अल्टीमेटली वो ख़त्म हो जाती है एकदम, मतलब उसका कोई लाभ अब नहीं होता, क्योंकि राख का आदमी क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो वैसे ही वो बोल रहे हैं कि मेरा एज सब कुछ, मतलब जितना भी मेरे अंदर जो जान थी, जो मेरी खूबसूरती थी, जो मेरी जवानी थी, जितना मैं शक्तिशाली था, वो सारी शक्ति, वो सब कुछ सब खत्म हो गया। अब तो मैं बस एक राख सा बचा रह गया, जब जिसमें कोई जान ही नहीं, अगर कोई फूंक दे तो मैं उड़ जाऊँ, उस तरीके का कुछ, मतलब कि अब मेरी कोई कीमत ही नहीं रहेगी, वैसा वो कहना चाह रहे हैं। अब अगली लाइन है कैन दाई लव। दाई का मतलब है विक्टोरियन इंग्लिश में योर। तो यहाँ पे ये कहते हैं कैन योर लव योर ब्यूटी मेक अमेंड्स दो इवन नाउ क्लोज ओवर अस द सिल्वर स्टार योर गाइड, दाई गाइड मतलब योर गाइड, शाइन्स इन दोज ट्रेमुलस आइज दैट फिल विथ टीयर्स टू हियर मी, लेट मी गो टेक बैक दाई गिफ्ट। तो यहाँ पे टिथोनस कहते हैं क्या तुम्हारा प्यार, क्या तुम्हारी खूबसूरती कुछ चेंजेस कर सकती है, मेक अमेंड्स दो इवन नाउ क्लोज ओवर अस द सिल्वर स्टार दाई गाइड शाइन्स इन दोज ट्रेमुलस आइज दैट फिल विथ टीयर्स टू हियर मी, लेट मी गो। अब ये कहते हैं कि ये जो सिल्वर स्टार जो कि तुम्हारा गाइड है, क्लोज ओवर अस जो हमारे जस्ट ऊपर है, जो तुम्हारा गाइड है, ये सिल्वर स्टार मतलब यहाँ पे वीनस की बात हो रही है, मतलब कि खूबसूरती की देवी या फिर प्यार की देवी की बात हो रही है यहाँ, वीनस। शाइन्स इन दोज ट्रम्बलर्स आइज दैट फिल विथ टीयर्स टू हियर मी, वो उस उन आँखों में चमक रही है जो आँखें मेरी कहानी सुन के, मेरी मनोदशा सुन के, या मेरी परिस्थितियों का जिन्हें ज्ञात है, वो सब देख कर सुन कर उनकी आँखों में भी आंसू आ गए, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। तो यहाँ पे इन आंखों की बात ये मतलब क्लियर नहीं हो पा रही, ये खुद की बात कर रहे हैं, खुद के आंखों की बात कर रहे हैं, या फिर कोई एक दूसरा पर्सन है उसकी आंखों में, मतलब कि इनकी कहानी सुन के आंसू आ गए हैं, ये थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है, तो सॉरी। शाइन्स इन दोज ट्रम्बलर्स आइज दैट फिल विथ टीयर्स टू हियर मी, लेट मी गो। अब ये कहते हैं लेट मी गो, मुझे जाने दो, टेक बैक दाई गिफ्ट, अपना ये जो तुमने मुझे गिफ्ट दिया है इसे तुम वापस ले लो, मतलब ये जो तुमने अपना वरदान दिया है ये तुम वापस रख लो, ये मुझे नहीं चाहिए। वाई शुड अ मैन डिज़ायर इन एनी वे टू वेरी फ्रॉम द काइंडली रेस ऑफ मैन और पास बियॉन्ड द गोल ऑफ ऑर्डिनेंस वेयर ऑल शुड पॉज एज इज़ मोस्ट मीट फॉर ऑल। यहाँ पे ये कहते हैं कि क्यों कोई आदमी अपने मतलब पूरे रेस से, ह्यूमन रेस से अलग होना चाहेगा, उससे अलग बनना चाहेगा, ये मतलब यहाँ पे खुद को कोस रहे हैं। वाई शुड अ मैन डिज़ायर इन एनी वे टू वेरी फ्रॉम अ काइंडली रेस ऑफ मैन, मतलब देखिए काइंडली रेस ऑफ मैन मतलब जो इंसान है जो कि बहुत ही अच्छा है, दिल का साफ़ है, उस इंसानियत से कोई क्यों हटना चाहिए, क्योंकि देखिए आप अगर मरेंगे नहीं तो आप फिर इंसान कहाँ कहलाएंगे। इंसान तो पैदा होता है और मर जाता है, फिर पैदा होता है फिर मरता है, लेकिन अगर आप मरेंगे ही नहीं तो आप तो इंसानों से तो बिल्कुल अलग हो गए ना। तो वही वो कहते हैं कि कोई क्यों ऐसा चाहेगा, मतलब किन परिस्थितियों में ऐसा चाहेगा, क्यों ऐसी पागलपंती करेगा कि वो इतना बढ़िया इंसानों के रेस से, ह्यूमैनिटी से अलग होके इमोर्टैलिटी को पाना चाहेगा। ठीक है, और फिर ये कहते हैं और पास बियॉन्ड द गोल ऑफ ऑर्डिनेंस वेयर ऑल शुड पॉज एज इज़ मोस्ट मीट फॉर ऑल। और ये भी कहते हैं क्यों कोई उस ऑर्डिनेंस, वो जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो यहाँ पे ईश्वर की बात हो रही है, तो इसलिए ईश्वर का जो ट्रुथ है, जो मौत है, जो सच है, उस सच्चाई से, उस ऑर्डर से, मतलब क्योंकि ये भगवान का ऑर्डर है कि जो पैदा होगा वो तो मरेगा है पृथ्वी पे। तो वही वो कहते हैं कि उस ऑर्डर से क्यों बचना, उससे पास क्यों होना, उसके आगे क्यों चले जाना, मतलब जहाँ पे सब रुक जाते हैं उसके आगे क्यों बढ़ना, एज इज़ मोस्ट मीट फॉर ऑल, मतलब जहाँ पे सबको सब कुछ मिल जाता है, क्या वहाँ मुझे वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाई, क्या मतलब कि क्योंकि देखिए मौत से पहले सब लोग सब कुछ कर चुके रहते हैं, मतलब जब बेसिकली जब अपने वृद्धावस्था में होते हैं उससे पहले वो अपनी जीवन जी चुके रहते हैं, भले वो कैसा भी ख़राब हो, अच्छा हो, जैसा भी हो, लेकिन वो जीवन जी चुके रहते हैं। तो वही कहते हैं क्या वो उतना काफ़ी नहीं था, क्यों मैं उसके आगे बढ़ गया, क्यों मैं इतना झेल रहा हूँ, सब मेरी ही गलती है, मतलब कोई खुद को कोस रहे हैं वो। और पास बियॉन्ड द गोल ऑफ ऑर्डिनेंस वेयर ऑल शुड पॉज एज इज मोस्ट मीट फॉर ऑल। अब आगे है
A soft air fans the cloud apart. There comes a glimpse of that dark world where I was born. Once more the old mysterious glimmer steals from thy pure brows, and from thy shoulders pure and bosom beating with a heart renewed. यहाँ पे अब ये बात कर रहे हैं क्योंकि ये मतलब ये बेसिकली बता रहे हैं उनके कैरेक्टर को, किसके कैरेक्टर को, गॉडेस ऑफ द डॉन के कैरेक्टर को, क्योंकि उनको हर सुबह क्या करना होता है जब मतलब वो रात को ख़त्म करती है ना, सुबह की शुरुआत वही करती हैं, मतलब सूरज के आने से पहले, सूरज को के आने से पहले वो आती हैं और वो सूरज के उगने का या नए दिन का शुरुआत वही करती हैं। तो यहाँ पे वही सब बातें हो रही हैं कि कैसे वो करती हैं ये सारा कुछ, क्योंकि देखिए जो गॉडेस ऑफ द डॉन है ये हर रोज़ जैसे सुबह सबसे ज़्यादा सुंदर रहेंगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी सुंदरता कम होती जाएगी, फिर उसके बाद रात हो जाएगी, फिर वो मतलब थोड़ी सी वही हल्की सी बूढ़ी दिखने लगेंगी, फिर अगली सुबह वो फिर से जवान हो जाएंगी, फिर से मतलब कि उनकी जो जवानी है वो हर दिन वो मतलब कि नई जवानी पाएंगे, हर दिन वो बूढ़ी होंगी, हर दिन फिर से जवान हो जाएंगे, हर दिन बूढ़ी होंगी, तो इसलिए वो कभी मतलब कि जिंदा तो इमोर्टल तो रहेंगे लेकिन हाँ हमेशा खूबसूरत भी रहेंगी, ये भी है। तो वही बात है, अ सॉफ्ट एयर फैंस द क्लाउड अपार्ट। वो कहते हैं कि एक हवा का झोंका आता है और जो सामने मतलब कि ये स्वर्ग में रह रहे हैं तो सामने जो क्लाउड्स रहते हैं उसको फैंस उसको मतलब कि उस हवा के झोंके से वो क्लाउड जो होता है वो हट जाता है, सामने से वो जो बादल होता है वो हट जाता है। देयर कम्स अ ग्लिम्स ऑफ द डार्क वर्ल्ड वेयर आई वॉज बॉर्न। और वहाँ पे उन्हें वो डार्क वर्ल्ड मतलब नीचे उनको पृथ्वी दिखती है जहाँ पे वो पैदा हुए, तो वहाँ पे पूरी तरीके से अंधेरा छाया हुआ है, मतलब टोटल मतलब वही बताते हैं जहाँ पे मैं पैदा हुआ था वहाँ अंधेरा छाया हुआ, क्योंकि अभी रात है, अभी तो शुरुआत करेंगे ना गॉडेस ऑफ द डॉन सुबह को लाना। Once more the old mysterious glimmer steals from thy pure brows and from thy shoulders pure and bosom beating with the heart renewed। अब यहाँ पे यही बात करें कि कैसे प्रोसेस में वो आ रही हैं, वो मतलब कैसे सुबह की शुरुआत कर रही हैं। वो कहते हैं फिर से एक बार वही वो पुरानी मिस्टीरियस ओल्ड मिस्टीरियस ग्लिमर स्टील्स फ्रॉम द मतलब फिर से वही जो पुरानी खूबसूरती पुरानी सुंदरता थी वो दोबारा से वापस आ रही है तुम्हारे चेहरे पर, मतलब कि गॉडेस ऑफ द डॉन के चेहरे पर, और तुम्हारी आंखें फिर से वैसे ही चमक रही हैं, एकदम चमकदार हो गई हैं। एंड फ्रॉम दाई शोल्डर्स प्योर एंड बॉसम बीटिंग विथ अ हार्ट रिन्यूड। और तुम्हारा जो शोल्डर्स हैं वो भी फिर से मतलब एकदम चमकदार एकदम जवान होते जा रहे हैं। एंड बॉसम बीटिंग विथ अ हार्ट रिन्यूड। और जो तुम्हारा जो स्तन मतलब कि जो उनके ब्रेस्ट हैं वो वाला पार्ट भी जो है वो भी उस पर भी एक नई चमक आ गई है और तुम और खूबसूरत होती जा रही हो। वो वहाँ पे लालिमा हल्के से पिंकिश कलर मतलब वो पूरा छाता जा रहा है। एंड बॉसम बीटिंग विद हार्ट रिन्यूड। और तुम्हारा जो दिल की धड़कन है वो दोबारा से एक मतलब कि नए तरीके से धड़क रही है फिर से। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, मतलब कि तो उसकी दिल की धड़कनें सुनाई देती है, एक नए दिल की धड़कन होती है, कुछ उस तरीके से एकदम मतलब उसमें नयापन है। तुम्हारे दिल की धड़कन में फिर से आज एक नयापन है। दाई चीक बिगिंस टू रेडन थ्रू द ग्लूम। और जो तुम्हारे वो गाल हैं वो फिर से रेडन होने लगे हैं, पिंकिश रेडिश होने लगे हैं थ्रू द ग्लूम, मतलब कि अंधेरे में से जो अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ है उसमें बस तुम्हारे गाल ही चमक रहे हैं, थोड़े रेडिश हो रहे हैं, थोड़े से पिंकिश हैं। और उनमें ही मतलब वो एनर्जी है, वहाँ से चमक निकल रही है, मतलब अब शुरुआत हो रही है किसकी, सुबह की। मतलब जब भोर होता है तो आप देखते होंगे सूरज के आने से पहले आपको रेडिश रेडिश सा वो आसमान दिखता है, रेडिश पर्पलिश पिंकिश, मतलब कई तरीके के कलर में दिखता है, तो बड़ा खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन बनता है। तो वही वो बता रहे हैं कि इस तरीके से उनके गाल के रंग भी चेंज हो रहे हैं, तो वही उस खूबसूरती को वो इनके गालों से दर्शा रहे हैं कि कैसे कि सुबह की शुरुआत होती है। ठीक। फिर है द चीक बिगिन्स टू रेडन थ्रू द ग्लूम द दाई स्वीट आइज ब्राइटर स्लोली क्लोज टू माइंड। और तुम्हारी जो आँखें हैं वो जो मेरे नज़दीक हैं वो फिर से ब्राइटर, उनके अंदर मतलब चमक बिखरती जा रही है, वो चमकती जा रही हैं। ठीक है। और फिर है कि ere yet they blind the stars and the wild team which loved thee, yearning for the yoke, arise and shake the darkness from their loosened manes and beat the twilight into the flakes of fire। ठीक है।
तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है कि आई स्वीट आइज़, मतलब कि ये तो हमने बात कर ली कि जो मेरे नज़दीक हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होते जा रहे हैं, उनमें एक नई चमक आती जा रही है। यर एट द ब्लाइंड स्टार्स, और जो तुम्हारी जो चमक है, जो तुम्हारी खूबसूरती है, उसकी वजह से जो स्टार्स वो भी ब्लाइंड हो गए, वो अंधे हो, क्योंकि देखिए जब सुबह होने लगती है, जब प्रकाश बढ़ने लगता है सूरज का, तो आपको तारे दिखना बंद हो जाएंगे आसमान में, तो वही वो बात कर रहे हैं उस समय की। एंड द वाइल्ड टीम, यहाँ पे वाइल्ड टीम से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे वाइल्ड टीम मतलब कि इनके जो घोड़े हैं, इनके रथ के घोड़े हैं, गॉडेस ऑफ द डॉन के, जो विच लव दी, जो तुमको प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यर्निंग फॉर द योक, जो बस तुम्हारे योक, योक त्रिशूल नुमा एक वेपन होता है, जो मतलब कि वो ग्रीक गॉडेसेस या जो गॉड्स होते थे उनके पास होता था, तो वो कह रहे हैं कि वो बस तुम्हारे एक ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। यर्निंग फॉर द योक, यर्निंग का मतलब होता है कि फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग, मतलब कोई चीज़ की चाहत, तो वही वो उसकी चाहत उनमें है कि वो तुम कब उनको सिंबल दो या बोले तो सिग्नल दो, और वो शुरू हो जाए अपने काम पे। Arise and shake the darkness from their loosened manes and beat the twilight into flakes of fire. और वो कब मतलब कि शुरू हो जाए उनका, यहाँ पे देखो आप लोग कि यहाँ पे एंड शेक द डार्कनेस फ्रॉम देयर लूजेंड मेंस, लूजेंड मेंस का मेंस जो कुछ मैमल्स होते हैं ना, जिनके गर्दन पे बाल होते हैं या अयाल होते हैं, जैसे शेर का अयाल होता है और जो घोड़े होते हैं उनके इस गर्दन पे बाल होते हैं, तो वही बोल रहे हैं कि जो वो हवा में उड़ रहे हैं, उनसे तुम बीट द ट्वाइलाइट इनटू फ्लेक्स ऑफ फायर, और उनसे मतलब कि जब वो दौड़ते हैं तेज़ी से, तो आप देखते होंगे कि जब घोड़े दौड़ते हैं तो उनके जो बाल होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से इधर उधर मतलब कि हिलने लगते हैं, उड़ने लगते हैं हवा में। तो उसी हवा की गति से, उसी गति से तुम जल्दी से ये जो ट्विलाइट है इसको इनटू फ्लेक्स ऑफ फायर में, मतलब कि जैसे कि आप चिंगारी होती है कहीं एकदम सूखी लगती हो या उसमें चिंगारी हो, थोड़ी सी आप फूकते हो, हवा का झोंका देते हो, तो वो अचानक से पूरा आग लग जाता है। तो वैसे ही कि मतलब ये जो ट्विलाइट है, ये जो गोंदी सॉरी, ये जो भोर का समय है, जिसमें हल्का हल्का सा प्रकाश है और हल्के हल्के से रंग है आसमान में, इसको तुम पूरा तो तोड़ दो अपने वेग से, अपने स्पीड से इसको तोड़ दो और इसको फ्लेक्स ऑफ फायर में कन्वर्ट कर दो, मतलब कि पूरे चारों तरफ एकदम उजाला फैला दो। और मतलब इसका मतलब है कि अब सूरज ऊपर आ जाएगा और बहुत तेज़ी से धूप होने लगेगी, जैसे कि आप देखते होंगे गर्मियों के समय 8 बजे का टाइम, 8:30 बजे का टाइम, जब मतलब कि पूरी एकदम धूप छा जाती है, एकदम आपको हीट महसूस होने लगती है। तो वही वो कह रहे हैं कि अब ये जो चिंगारी है बेसिकली, जिसमें डिम लाइट है, अब इसको तुम आग में कन्वर्ट कर दो। ये अपने मतलब कि तिथुनस जो है इन घोड़ों की यहाँ पे व्याख्या करें कि घोड़े कैसे, उनके घोड़े मतलब कि दिन को लाते हैं। ठीक, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए हम बाकी की पोयम पार्ट 2 में देखेंगे।